वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं सॉल्यूशंस चैप्टर में से बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड साथ में असर्शन रीज़न प्रॉब्लम्स जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको हमारे इस चैनल पर सभी चैप्टर्स के एमसीक्यूज असर्शन रीज़न प्रॉब्लम्स की वीडियोस मिल जाएंगी। उन सभी वीडियोस के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर खोलिए, वहाँ पर आपको सभी प्रॉब्लम्स जो हैं वो मिल जाएंगी और आपको इन सभी वीडियोस के साथ आपकी पूरे चैप्टर की भी रिवीजन हो जाएगी अच्छे से और आपको इन सभी एमसीक्यूज़ के कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है। हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम में यही प्रॉब्लम डायरेक्टली पूछी जाए या फिर इसी पर बेस्ड कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम आपको वहाँ पर बना दी जाए, तो इसलिए आपको अंडरस्टैंडिंग पर अच्छे से ध्यान देना है। आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा और आपकी एग्जामिनेशंस में पूरी यहाँ पर कंप्लीट रिवीजन हो जाएगी। तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है, तो हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी सबसे पहली स्टेटमेंट है यहाँ पर, दैट इज व्हेन ए 1 मोल ऑफ द बेंजीन इज मिक्सड विद द 1 मोल ऑफ द टोलुइन द वेपर विल कंटेन। तो वेपर्स में इनमें से किस चीज़ का अमाउंट ज़्यादा होगा या फिर दोनों का सेम होगा, इसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। हमें इसके साथ कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर दी गई है, वो क्या है कि वेपर्स ऑफ द बेंजीन। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ द बेंजीन इज दिस वन एंड द वेपर प्रेशर ऑफ द टोलुइन इज दिस वन। तो आपको अब यहाँ से इस बात के बारे में जानकारी रखनी है कि अगर दोनों का अमाउंट सेम है, दोनों का ही हमने क्या यूज़ किया है 1 मोल, तो जिसका वेपर प्रेशर हाई होगा उसी का अमाउंट वेपर्स में ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो वेपर प्रेशर जो है वो बेंजीन का जो है वो टोलुइन से है हायर, तो इसका मतलब क्या है कि बेंजीन का अमाउंट ही वेपर्स में ज़्यादा प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या ऑप्शन चूज़ करेंगे, दैट इज़ हायर परसेंटेज ऑफ द बेंजीन इन द वेपर्स देन द टोलुइन। सो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते होते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इन द वेपर्स इज इक्वल्स टू द वेपर प्रेशर इन द सोल्यूशन ऑफ दैट सब्सटेंस डिवाइडेड बाय द टोटल वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये जो वेपर प्रेशर इन सोल्यूशन होता है ये भी आगे मोल फ्रैक्शन और उसका जो वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट होता है उसी पर ही डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट बेंजीन का हाई है, तो इसीलिए बेंजीन का अमाउंट वेपर्स में ज़्यादा रहेगा दैन द टोलुइन। तो आप यहाँ से सिंपली याद रख सकते हैं, जिसका वेपर प्रेशर हाई होगा उसी का अमाउंट ही वेपर्स में ज़्यादा प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, सो दिस इज़ द एमसीक्यू नंबर 1। आगे चलते हैं सेकंड स्टेटमेंट की ओर। इसमें है कि आइडेंटिफाई which liquid have a higher vapor pressure at the 90 degrees Celsius if the boiling points of the two liquids A and B are 140 degree and 180 degree। हमारे पास दो लिक्विड्स हैं, एक का बॉइलिंग पॉइंट है 140 डिग्री, एक का है 180 डिग्री। तो हमें ये बताना है कि इनमें से किस लिक्विड का वेपर प्रेशर हाई होगा एट 90 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो अब यहाँ से आप लोगों को क्या याद रखना है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा लो। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होगा लो ए का, इसका मतलब इसके वेपर्स ईजिली फॉर्म हो रहे हैं और 140 पर जाकर उसका जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए वो 140 पर जाकर बॉयल होगा और 180 के वेपर्स बनने जो हैं वो ए जो हमारा लिक्विड है उससे थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं। इसका मतलब एट 90 डिग्री सेल्सियस ए के वेपर्स मोर फॉर्म हो जाएंगे दैन बी, मतलब ए का वेपर प्रेशर हायर होगा दैन बी। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट रहेगा लो उसी का वेपर प्रेशर हाई होगा। ठीक है, तो मैं रिपीट करता हूँ, जिसका बॉइलिंग पॉइंट है लो दिस इज उसका वेपर प्रेशर हायर रहेगा। सो ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो आपको इसमें ऑप्शन नहीं दिए होंगे, ये आपकी प्रॉब्लम थी 1 वर्ड। तो आपको यहाँ पर सिर्फ इतना लिखना है, लिक्विड ए हैव द
हायर वेपर प्रेशर। ठीक है, सो दिस इज द सेकेंड प्रॉब्लम। तो आगे चलते हैं थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। सो नाउ 50 ml ऑफ एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का एक्वस सोल्यूशन है 50 ml, ठीक है, जिसका कि हमें मोलर मास भी साथ में दिया गया है 180 ग्राम पर मोल, दैट इज़ द ग्लूकोज का मास है। कंटेन्स दीज नंबर ऑफ द मोलिक्यूल्स, 50 ml एक्वस सोल्यूशन में इतने ग्लूकोज के मोलिक्यूल्स हैं, हमें उसकी कंसंट्रेशन आंसर से आपको पता चल जाएगा, यानी कि मोलैरिटी फाइंड करनी है। तो मोलैरिटी सोल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम अगर ml में है तो हम साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 1000, ठीक है। अब इसके जो मोल्स हैं, ठीक है, अब आपको यहाँ से इस बात का ध्यान रखना है, ये है नंबर ऑफ द मोलिक्यूल्स इन द गिवन एक्वस सॉल्यूशन, बट 1 मोल में, ठीक है, बट 1 मोल में कितने मोलिक्यूल्स होते हैं, दैट इज़ द 6.02 इंटू 10⁻⁻23। तो अगर हम इन दोनों को यहाँ पर करते हैं डिवाइड, तो हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 1/10। इसका मतलब हमारे पास 0.1 मोल है, ठीक है, क्योंकि दिस इज़ द अमाउंट इन द 1 मोल, ठीक है, दिस इज़ द अमाउंट इन द 1 मोल एंड दिस इज़ द गिवन नंबर ऑफ द मोलिक्यूल्स। हमने दोनों को डिवाइड किया, गिवन को ऊपर रखेंगे और जो एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू है दिस वन, उसको रखेंगे डिवाइड में, तो 1/10 मोल्स हैं हमारे पास। सो इट मीन्स दैट 1/10, वॉल्यूम कितनी है 50 इंटू आएगा 1000, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने अब सोल्व करना है, ये सोल्व होकर हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। सो 2 इज़ द राइट आंसर, 2 मोलर होगी उस सोल्यूशन की कंसंट्रेशन, ठीक है। तो ऐसे हमें इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है, इसमें इसके मोलर मास का कोई भी नहीं यूज़ हुआ, तो वो आपको यहाँ पर एज ए ही यहाँ पर दिया हुआ था, ठीक है। तो ये था आपका थर्ड MCQ, ओके। सो आप लोगों को सभी प्रॉब्लम्स को साथ में ही सोल्व आउट करते जाना है, ठीक है, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। इसमें आपके सभी फॉर्मूलाज और सभी कॉन्सेप्ट्स अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलते हैं फोर्थ वन। फोर्थ वन इज द मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किसमें हमें मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। कौन से जो यहाँ पर सॉल्वेंट में हमें उनके मोलर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ दी गई हैं, यानी कि KF की वैल्यूज़ हमें दी गई हैं, ठीक है। अब हमें मोलर जो यहाँ पर कांस्टेंट्स दिए गए हैं और डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन के फॉर्मूले के साथ इसका रिलेशन देखना पड़ेगा, तो आपको यहाँ से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। सो जैसे कि ये है डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF कांस्टेंट इनटू मोलैलिटी, ठीक है। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, ओके। सो नाउ इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो है वो हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। मतलब KF की वैल्यू जितनी भी हाई होगी, इसकी वैल्यू जितनी हाई होगी KF की, ठीक है, तो उतना ही ज़्यादा मोलर जो है वो फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन होगा, ठीक है। अब देखिए कि कार्बन टेट्रा क्लोराइड में KF की वैल्यू सबसे ज़्यादा है 31.8, ठीक है, और साथ में यूनिट बताई गई हैं केल्विन किलोग्राम पर मोल, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इसी में ही हमें सबसे ज़्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट देखने को मिलेगा। और दूसरी बात मैं आपको इम्पोर्टेंट बता दूं, इस MCQ में आपको वैल्यूज़ दी गई थी KF की, हो सकता है कि आपको इनकी वैल्यूज़ साथ में वहाँ पर ना दी हों। सो आपको जितने भी मेन सॉल्वेंट्स हैं, जैसे कि यही वाले 4 लगा लीजिए, इसके अलावा आपको कैम्फर, नेफ्थलीन, ऐसे सभी सॉल्वेंट्स जो यूज़ हो सकते हैं इसमें, उन सभी के जो है वो KF की वैल्यूज़, KB की वैल्यूज़ वो आप लोगों को याद रखनी है, ताकि आपको इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी ना हो, ठीक है।
जितनी ज़्यादा इसकी वैल्यू होगी उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन रहेगा। ओके, सो दिस इज़ द MCQ नंबर 4th। तो आगे चलते हैं, MCQ नंबर है 5th। द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सल्यूट इन 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन इज़। अगर कोई सोल्यूशन है 1 मोलर, ठीक है, तो उसमें उस सल्यूट की मोल फ्रैक्शन कितनी होगी। अब सल्यूट के मोल्स कितने हो गए, इसको हम XB लिख लेते हैं, दैट इज़ 1, और XA क्या होगा, वाटर के मोल्स। वाटर का जो मास होगा, ठीक है, वो यहाँ पर रहेगा 1000, क्योंकि हमने 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन बनाया है, मतलब कि हमने 1 मोल को यूज़ किया हुआ है यहाँ पर 1000 ग्राम ऑफ वाटर में। तो 1000 के अकॉर्डिंग अगर हमें वाटर के मोल्स सोल्व करने हैं, सो 1000 ग्राम ओवर वाटर का मोलर मास रहेगा यहाँ पर 18, सो इसके मोल्स आ जाएंगे 55.5, ठीक है। सो नाउ दोनों के मोल्स आ चुके हैं, हमें यहाँ पर मोल फ्रैक्शन सोल्व करनी है सल्यूट की, ठीक है, सॉरी यहाँ पर आएगा NB, ठीक है, हमने यहाँ पर ओके, तो हम इसको लिखते हैं दोबारा से। तो NB नंबर ऑफ मोल्स थे 1, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A दैट इज़ ऑफ द वाटर दैट इज़ द 1000 over 80, दैट कम्स आउट टू बी 55.5, ठीक है। सो नाउ XB मोल फ्रैक्शन of the solute is equals to number of moles of the solute that is 1 over total number of moles means NB plus NA, ठीक है। इसको आप लोगों ने सोल्व कर देना है, सो ये आपका आ जाएगा 0.018 के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल, सो यहाँ से B आपका राइट आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें वाटर के नंबर ऑफ मोल्स कैसे सोल्व किए हैं, क्योंकि 1 मोलर एक्वस सोल्यूशन है, यानी कि 1 मोल है 1000 ग्राम ऑफ वाटर में, तो 1000 को हमने डिवाइड कर लिया यहाँ पर 18, दैट इज़ द मोलर मास ऑफ द वाटर, तो वहाँ से आ गए 55.5, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों को इसे सोल्व आउट करना है। ओके, सो आगे चलते हैं, MCQ नंबर है हमारे पास 6th। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन विल हैव द मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट। इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे लो होगा, मिनिमम होगा। तो आपको इस बात में ये ध्यान रखना है कि कौन से सॉल्ट के कितने आयंस बनते हैं, क्योंकि सभी की कंसंट्रेशन सेम है। तो इसके बनेंगे टोटल 4 आयंस, ठीक है, इसके बनेंगे टोटल 3 आयंस, इसके बनेंगे 2, और इसका कोई भी नहीं होगा, सो ये रहेगा 1, ठीक है। तो इसका मतलब जो FeCl3 है उसकी हो जाएगी टोटल कंसंट्रेशन ऑफ आयंस 0.4, इसकी बनेगी 0.3, इसकी 0.2, इसकी 0.1 ही रहेगी। जिसकी लो रहेगी कंसंट्रेशन उसी का ही बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स होंगे बॉइलिंग पॉइंट उतना ही ज़्यादा यहाँ पर इंक्रीज होता है, तो एलिवेशन आती है बॉइलिंग पॉइंट में। तो FeCl3 के केस में सबसे ज़्यादा एलिवेशन होगी, उससे कम होगी बेरियम क्लोराइड में, उससे कम होगी सोडियम क्लोराइड में, तो सबसे लो रहेगी यूरिया के केस में। तो इसका मतलब यूरिया वाला जो सोल्यूशन होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे मिनिमम रहेगा, इन सब में से लेस रहेगा। सो D इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो ये सभी जो वैल्यूज़ हैं ये हमारे वेन थॉफ फैक्टर की वैल्यूज़ हैं। तो FeCl3 के लिए 4, बेरियम क्लोराइड के लिए है 3, सोडियम क्लोराइड के लिए है 2, और यूरिया के लिए है 1, ठीक है। तो ऐसे हमें इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट करना है। ओके, सो आगे चलते हैं 7th MCQ की तरफ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूजफुल इन रिलेटिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन विद इट्स वेपर प्रेशर, ठीक है। वेपर प्रेशर के साथ अगर हमें सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिलेट करना हो तो हम कौन सी यूनिट यूज़ करते हैं, कितना सिंपल है, दिस इज़ द मोल फ्रैक्शन। तो हम जितने भी वेपर प्रेशर के साथ कोई भी हम प्रॉब्लम सोल्व करते हैं तो हम उसमें सिर्फ यही यूनिट यूज़ करते हैं कि वेपर प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपाउंड इन द सोल्यूशन, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल ये तो हमारे लिए सिंपल सी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आगे चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 7th की तरफ, 8th की तरफ, ठीक है। ऑन डिजोल्विंग शुगर इन वाटर एट रूम टेम्परेचर सोल्यूशन फील्स कूल टू टच, ठीक है। जब हम शुगर को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो हमें वो सोल्यूशन कूल फील होता है जब हम उसे छुएंगे
सो इसका मतलब क्या है कि वो हमारे जो हैं चूने के साथ वो वहाँ से हीट को अब्जॉर्ब कर रहा है, उसके अंदर हीट अब्जॉर्ब हो रही है, इसीलिए हमें कूल फील होता है। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें हीट अब्जॉर्ब होगी। ठीक है, सो अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डेसोल्यूशन ऑफ द शुगर विल बी द मोस्ट रैपिड। ठीक है, शुगर की जो होती है वो डेसोलेशन रैपिड होनी चाहिए, ऐसी कौन सी कंडीशन होगी। अब शुगर हीट अब्जॉर्ब होकर डिसोल्व हो रही है, तो मतलब अगर हम उसमें और ज़्यादा हीट ऐड हैं करेंगे तो उसकी डिसोल्यूशन और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। सो इसका मतलब हमें हॉट वाटर यूज़ करना है, तो हॉट वाटर वाले दो ऑप्शन हैं, क्योंकि उसमें हीट हमने खुद ऐड की होगी तो उसकी डिसोल्यूशन ईजी हो जाएगी। सो साथ में अगर हम शुगर को बना देंगे यहाँ पर पाउडर्ड शुगर, तो उसका जो है वो सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाएगा, तो जिसके साथ उसकी डिसोल्यूशन और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। सो इसका मतलब 4th इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो ये भी काफ़ी सिंपल सा था। तो ऐसे आपको सिंपल सी प्रॉब्लम्स यहाँ पर मिलती जाएंगी, आपको सिर्फ इसके कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग करनी है। ठीक है, रटने का यहाँ पर कोई फ़ायदा बिल्कुल नहीं होगा, आपको कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है। ओके, सो आगे चलते हैं 9th प्रॉब्लम। सो इसमें है कि एट द इक्विलिब्रियम, ठीक है, द रेट ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ ए सॉलिड सल्यूट इन ए वोलेटाइल लिक्विड सॉल्वेंट इज। जब इक्विलिब्रियम होता है तो क्या होता है कि बोथ बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड प्रोसेसेस का रेट सेम हो जाता है। तो डिसोल्यूशन के जो बैकवर्ड होती है प्रोसेस, दैट इज़ कॉल्ड द क्रिस्टलाइजेशन। तो इक्विलिब्रियम स्टेज पर दोनों के रेट्स ही इक्वल हो जाएंगे। सो एट द इक्विलिब्रियम रेट ऑफ डिसोल्यूशन इज इक्वल टू द रेट ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, सो दिस इज द 3rd इज अवर राइट आंसर। ओके, काफ़ी सिंपल है ये। आगे चलते हैं 10th। सो यहाँ पर उसने हमें पूछा है कि द लो कंसंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड टिश्यू of the pupil living at a high altitude is due to। ठीक है, ऑक्सीजन का जो अमाउंट है वो ब्लड और टिश्यूज़ में लो हो जाता है जो भी लोग हाई एल्टीट्यूड्स पर रहते हैं, ऊंचाई वाली जगहों पर। ठीक है ना, तो माउंटेन्स में जो लोग रहते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर होता है लो टेम्परेचर, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, या फिर बोथ लो टेम्परेचर एंड हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, सोचिए, एक तो हमें याद है कि जो भी ऊंचाई वाली जगह होगी वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहेगा लो। दूसरी बात आती है वहाँ पर होता है आल्सो लो टेम्परेचर, बट हमारी बॉडी का टेम्परेचर तो सेम रहता है। ठीक है ना, हमारी बॉडी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है, जो हमारी बॉडी उतने टेम्परेचर को वो मेंटेन कर रखती है, उसके अंदर की जो भी प्रोसेसेस होती हैं। तो इसका मतलब कि टेम्परेचर के साथ इसकी कंसंट्रेशन का कोई रिलेशन नहीं बनेगा। सो इसका सीधा सा क्या आंसर बनेगा कि वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लो होता है। सो 2nd इज़ द राइट आंसर। तो ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। ठीक है, सो आगे चलते हैं 11th। कंसिडरिंग द फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, predict which of the following mixture will show a positive deviation from Rolle's law। पॉजिटिव डेविएशन उस वक्त शो होती है, मान लीजिए ये कोई था ए सॉल्वेंट, ये कोई था बी लिक्विड। तो जब हमने इन दोनों को एक दूसरे के अंदर इंटरमिक्स किया, ठीक है, तो इनमें जो न्यू फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यानी कि ए और बी की अट्रैक्शन फोर्सेस हैं वो वीक रहेंगी। ये वाली फोर्सेस वीक होंगी और ये वाली स्ट्रॉन्ग होंगी। ठीक है, मतलब उनमें जो आपस में थे बॉन्ड्स, जो भी अट्रैक्शन होगी यानी कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे वो काफ़ी वीक रहेंगे, इसीलिए उसमें जो है वो मॉलिक्यूल्स का इस्केप वहाँ पर इजी रहेगा। तो वहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन शो होगी। रोल्स लॉ एक्सपेक्टेड वैल्यूज से हमें जो वेपर प्रेशर्स हैं वो यहाँ पर हायर मिलेंगे। तो मीथेनॉल में जो होता है, मीथेनॉल वो अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेता है, बट जब उसमें एसीटोन ऐड होता है तो उसके वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ वहाँ पर डिक्रीज़ हो जाती है, वो ब्रेक होने शुरू हो जाते हैं। तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा मीथेनॉल एंड एसीटोन। ठीक है, तो ये बनाते हैं पॉजिटिव डेविएशन वाला सोल्यूशन। इनके साथ ही आगे जाकर बनेगा मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। ठीक है, तो आपको इनकी एग्जाम्पल्स को अच्छे से याद करना है। आपको कोई भी आपके पास बुक हो,
ठीक है। और आल्सो आप हमारी रिवीजन की वीडियोस को भी देख सकते हैं, वहाँ से आपको इसकी कुछ और एग्जांपल्स मिल जाएंगी, आपको इसकी डिटेल्ड क्लासेस में इसकी कुछ एग्जांपल्स मिल जाएंगी। इनकी एग्जांपल्स को ज़रूर याद करना है, इनकी एग्जांपल्स एग्ज़ाम में बहुत बार ही पूछी जाती हैं, ठीक है। सो आगे चलते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन, दिस इज़ द सिंपलेस्ट न्यूमेरिकल, ठीक है, द नंबर ऑफ द सल्यूट पार्टिकल्स इन द सोल्यूशन, ओनली ऑन द नंबर ऑफ द सल्यूट पार्टिकल्स इन द सोल्यूशन। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, किसी भी वो नेचर पर बिल्कुल नहीं डिपेंड करती, वो सिर्फ नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स पर ही डिपेंड करती हैं, ठीक है। सो दिस इज इट्स राइट आंसर, ओके। सो आगे चलते हैं 13th, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन शुड हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। अब यहाँ पर हाईएस्ट आया, हमने पहले इसके किया था मिनिमम वाला, तो फिर से वही चीज़ करते हैं। ये बनाएगा 2 आयंस, ये कितने बनाएगा, ये बनाएगा 3, 2 सोडियम के, 1 बनेगा सल्फेट, ये बनाएगा 2, 1 अमोनिया का, 1 NO3 का, और KNO3 भी बनाएगा 2। तो सबसे ज़्यादा कौन बना रहा है, सोडियम सल्फेट, तो इसमें बनेगा हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल सबसे ज़्यादा रहेंगे। वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। तो इसका मतलब क्या है कि यही सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज़ कर देगा, तो यही हमारा आंसर रहने वाला है, ओके। तो आगे चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 14 पर, ठीक है। यूनिट्स ऑफ द इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट इज, ठीक है। तो इस कांस्टेंट की हमें यूनिट्स बनानी है। ये क्या होता है, डेल्टा TB एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू द KB इंटू मोलैलिटी। तो KB सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसकी यूनिट्स क्या होंगी, दिस इज द चेंज इन द टेम्परेचर, दैट इज द केल्विन पर मोलैलिटी आएगी डिवाइड में, सो K पर M, सो केल्विन एंड मोलैलिटी का इन्वर्स, सो दिस इज द राइट आंसर। तो ये भी काफ़ी इजी था, ठीक है, हमें डायरेक्ट फार्मूले से इसके बारे में जानकारी मिल गई, ओके। तो आगे शुरू करते हैं 15th प्रॉब्लम। इन कंपैरिजन टू ए 0.01 मोलर सोल्यूशन ऑफ द ग्लूकोज, द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.01 मोलर मैग्नीशियम क्लोराइड सोल्यूशन इज। अब देखिए फिर से वही बात है, मैग्नीशियम क्लोराइड में कितने आयंस बनते हैं, 1 बनेगा Mg, 2 बनेंगे Cl, तो टोटल कितने हो गए, ये 3। तो ग्लूकोज में है ओनली 1, तो मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड का सेम मोलैरिटी वाला सोल्यूशन कितना ज़्यादा फ्रीजिंग पॉइंट दिखाएगा, 3 टाइम्स। तो इसका आंसर क्या होएगा, अबाउट 3 टाइम्स, ठीक है। सो दिस इज़ अवर राइट आंसर, ओके। सो अगर आपको बेसिक्स की अंडरस्टैंडिंग है तो आपको ऐसा कोई भी MCQ पूछा जाए तो आपको उसका आंसर बिल्कुल अच्छे से आता होगा, ओके। तो आगे चलते हैं 16th, एन अनराइप मैंगो प्लेस्ड इन द कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन टू प्रिपेयर द पिकल, ठीक है, उसको सॉल्ट सोल्यूशन में रखा गया है एक अनराइप मैंगो को, दैट श्रिवल्स, ठीक है, वो वहाँ पर सूख जाता है, यानी कि उसका साइज़ छोटा हो जाता है, ठीक है ना, सुंगड़ जाता है। बिकॉज, क्यों होता है ऐसा, क्योंकि वहाँ पर होती है ओस्मोसिस, ठीक है। ओस्मोसिस में क्या होता है कि जहाँ पर सॉल्ट की कंसंट्रेशन लो होगी, ठीक है, जहाँ पर सल्यूट की कंसंट्रेशन लो होगी, वहाँ से सोलवेंट, ठीक है, सोलवेंट मूव करेगा लो टू हाई कंसंट्रेशन ऑफ द सल्यूट। यानी कि आप इसे ऐसे याद रख सकते हैं कि जो मान लीजिए हमारे पास है वाटर, जो होगा साफ़ पानी, वो साफ़ पानी में से जो सोलवेंट है यानी कि जो वाटर है वो मूव होना शुरू हो जाएगा। अगर हमने उसके साथ कोई सॉल्ट वाला वाटर रखा है या फिर कोई आपने ख़राब पानी रखा है, उसकी ओर साफ़ पानी मूव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो सोलवेंट यहाँ पर मूव करता है, तो इसका मतलब क्यों यहाँ पर क्या हुआ कि जो हमारा था ये अचार, ठीक है ना, जो हमारा था मैंगो था, उसके अंदर से जो सोलवेंट था वो बाहर की ओर जाना शुरू हो गया, तो उसका साइज़ हो गया छोटा। सो इट लॉसेस वाटर ड्यू टू द ऑस्मोसिस, सो 4th इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो इसीलिए जब हम वाटर को साफ़ करते हैं तो हम उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस यूज़ करते हैं कि ख़राब पानी से जो सोलवेंट है यानी कि जो वाटर है वो साफ़ पानी की ओर जाए, तो उसको हम बोलते हैं RO, जो हम यूज़ करते हैं वो वाटर फिल्ट्रेशन में RO, रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। सो आगे चलते हैं 17th MCQ, एट ए गिवन
टेम्परेचर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस इज, ठीक है, किसी खास टेम्परेचर पर ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द कंसनट्रेटेड सोल्यूशन, जिसमें सोल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी उतना ही ज़्यादा होगा। सो इज़ हायर देन दैट ऑफ ए डिल्यूट सोल्यूशन, डिल्यूट सोल्यूशन से हायर रहेगा, ठीक है। तो सिंपल सा इसका आंसर बन जाएगा। ओके, तो जितनी यहाँ पर होगी कंसंट्रेशन सोल्यूशन की, उतना ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर, उतना ज़्यादा ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उतना ज़्यादा ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऐसे ही चेंज होती हैं। सो इसके बाद है हमारे पास वेंट ऑफ फैक्टर पर, ठीक है। सो द वैल्यूज़ ऑफ द वेंट ऑफ फैक्टर्स फॉर KCl, NaCl, K2SO4 क्या रहेंगी? KCl के 2 पार्ट होंगे, NaCl के भी 2 पार्ट होंगे, इसके होंगे 3 पार्ट्स और 2, 2, 3। ये मैंने आपको पहले भी 2-3 MCQs में समझाया है, ठीक है ना। जितने उसके आयंस बनने हैं उतनी ही वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू है, क्योंकि ये सभी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द MCQ नंबर 18th। तो आगे चलते हैं MCQ नंबर 19th को स्टार्ट करते हैं। ओके, सो नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ फॉल्स, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हमें बताना है। तो देखते हैं, स्टेटमेंट्स को रीड कर कर ही हमें कुछ यहाँ से आइडिया होगा कि कौन सी स्टेटमेंट है फॉल्स। सो चलिए अब करते हैं रीड। तो सबसे पहले है कि यूनिट्स ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर आर सेम। दिस इज़ राइट, क्योंकि दोनों ही प्रेशर हैं। इन रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है? सोलवेंट मोलिक्यूल्स मूव थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम ए रीजन ऑफ द लोअर कंसंट्रेशन ऑफ द सल्यूट टू ए रीजन ऑफ द हायर कंसंट्रेशन। सोचिए इसके बारे में, मैंने आपको अभी अभी ही बताया था। हम उससे पहले थर्ड रीड करते हैं। द वैल्यू ऑफ द मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सोलवेंट। यस, ठीक है, अलग अलग सोलवेंट के लिए अलग अलग वैल्यू है। ये हमने सेकंड और थर्ड, फोर्थ या फिर हमारा जो सबसे स्टार्टिंग में ऐसा कुछ MCQ आया था जिसमें हमें कुछ वैल्यूज़ बताई गई थी। तो सभी सोलवेंट के लिए अलग अलग वैल्यू होती है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज़ ए डिमेंशनलेस क्वांटिटी। दिस इज़ आल्सो राइट, क्योंकि वो क्या है? रिलेटिव लोअरिंग है, मतलब डिवाइड कर कर सोल्व होती है, तो उसकी कोई भी डिमेंशंस नहीं होती। इसका आंसर क्या मिलता है हमें? मोल फ्रैक्शन में। तो मोल फ्रैक्शन के भी कोई भी यूनिट्स नहीं होते। अब ये जो सेकंड है वे ये वाला रॉन्ग है, तो ये हमारा आंसर रहेगा। रॉन्ग क्यों है? मैंने आपको बताया था कि रिवर्स में तो क्या होगा कि जो हमारा ख़राब पानी है उसमें से जो वाटर है वो साफ़ पानी की ओर जाएगा, मतलब कि हायर कंसनट्रेशन ऑफ द सल्यूट टू लोअर कंसनट्रेशन ऑफ द सल्यूट की तरफ जो है वो सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे। रिवर्स में ऐसा होता है, तो ये तो ओनली ऑस्मोसिस में ऐसा होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये वाली रॉन्ग है, हमें फॉल्स देखनी थी, तो दूसरा हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है। सो दिस इज़ द MCQ नंबर 19th। आगे चलते हैं। सो इसके बाद है वैल्यू ऑफ द हेनरीज कांस्टेंट KH। तो हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो यहाँ पर क्या होती है कि वो इंक्रीज़ करती है विद इंक्रीज़ इन द टेम्परेचर, डिक्रीज़ करती है विद इंक्रीज़ इन द टेम्परेचर, रिमेंस कांस्टेंट, या फिर फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। तो हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू करती है इंक्रीज़ विद इंक्रीज़ इन द टेम्परेचर। तो ये यूज़ कहाँ होता है? ये यूज़ होता है हेनरीज लॉ में, जो हमें बताता है कि जो प्रेशर ऑफ द गैस अबव द लिक्विड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हेनरीज कांस्टेंट इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन इन द लिक्विड, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है KH की, ये इंक्रीज़ होगी अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देंगे। तो अगर इसकी वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज़ होगी तो जो मोल फ्रैक्शन होती है, जो मतलब गैस जो होती है वो डिज़ोल्व हुई होती है, उसकी वैल्यू भी डिक्रीज़ होती जाती है। मतलब KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही गैस की सोलबिलिटी वहाँ पर डिक्रीज़ होती जाएगी। तो इसीलिए ही जब हम कोई भी गैस को किसी भी लिक्विड में डिज़ोल्व करते हैं तो वो लो टेम्परेचर पर ज़्यादा डिज़ोल्व होती है दैन द हाई टेम्परेचर। फॉर एग्जांपल सोडा वाटर बॉटल्स होती हैं, हमारी कोल्ड ड्रिंक्स जो होती हैं, बीवरेजेस जो होते हैं, उनमें भी सेम यही ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, ठीक है। तो दूसरा MCQ भी इसी प्रॉब्लम पर है। द वैल्यू ऑफ द हेनरीज कांस्टेंट KH इज़ ग्रेटर फॉर गैसेज विद हायर सोलबिलिटी और ग्रेटर फॉर द गैसेज विद लोअर सोलबिलिटी। तो इसमें क्या रहेगा? सो जो इसकी वैल्यू है वो मैंने आपको अभी बताई है कि जितनी ज़्यादा इसकी होगी वैल्यू, गैस की सोलबिलिटी उतनी ही यहाँ पर रहेगी लो। तो
ग्रेटर फॉर द गैसेज विद द लोअर सोल्युबिलिटी। तो ये दो बातें आप लोगों को इसके बारे में ज़रूर याद रखनी है कि जो KH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतनी सोल्युबिलिटी ही लो रहेगी, और जितना ज़्यादा आप लोग इंक्रीज़ करेंगे टेम्परेचर को उतनी ही इसकी वैल्यू इंक्रीज़ होगी। ठीक है, तो ये दोनों बातें आप लोगों को इसके बारे में याद रखनी है। ओके, सो आगे है 22nd। 4 लीटर ऑफ द 0.02 मोलर aqueous solution of NaCl was diluted by adding 1 liter of the water. The molarity of the resultant solution is, रिजल्टेंट सोल्यूशन की मोलैरिटी क्या रहने वाली है वो हमें यहाँ पर सोल्व कर कर बतानी है। सो नाउ इसमें अब हमें यहाँ पर क्या यूज़ करना है, यहाँ पर होगी हमारी यूज़ मोलैरिटी इक्वेशन। ठीक है, उसमें क्या होता है कि M1 इंटू V1 इज़ इक्वल्स टू M2 इंटू V2। ठीक है, तो हमें M2 सोल्व करना है। ठीक है, M1 क्या है, जो इसकी स्टार्टिंग में मोलैरिटी है वो कितनी है 0.02, यानी कि 0.02 इंटू वॉल्यूम कितनी है स्टार्टिंग में 4 लीटर, और डिवाइड में आएगी V2। अब V2 क्या होगी, पहले थी 4 लीटर, उसमें हमने क्या ऐड किया है 1 लीटर और वाटर, तो वो कितनी बन गई 5। V2 यहाँ पर आकर होगी डिवाइड, सो बाय 5 इज़ इक्वल्स टू M2। तो हमारी जो मोलैरिटी है वो यहाँ से सोल्व आउट हो जाएगी। ठीक है, तो वो हम यहाँ से सोल्व कर देते हैं, इसको आप लोग सोल्व करेंगे। सो दिस कम्स आउट टू बी 0.016। तो ये आपका फोर्थ आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें हमने मोलैरिटी इक्वेशन अप्लाई की है, जिसमें कि हमें इनिशियल कंसंट्रेशन वॉल्यूम दी थी, हमने उस सोल्यूशन को किया डिल्यूट, तो बाद में कितनी मोलैरिटी बनी वो हमने सोल्व आउट कर ली। ठीक है, सो यहाँ तक थे हमारे पास ये सभी इम्पोर्टेंट MCQ। अब हम इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट असर्शन रीज़न टाइप प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। तो इन सभी प्रॉब्लम्स में हमें क्या सोल्व करना होता है, हमें 4 या फिर 5 ऑप्शन यहाँ पर दिए होते हैं। जैसे कि ये सभी प्रॉब्लम्स NCERT एग्जाम्पलर बुक पर बेस्ड हैं। अगर आपको और ऐसी प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है तो आप लोग NCERT एग्जाम्पलर बुक को यूज़ करें, वहाँ से आपको इन सभी प्रॉब्लम्स के जैसी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पर मिल जाएंगी एक्स्ट्रा सोल्विंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, हमें अपना आंसर इनमें से चूज़ करना है। ठीक है, तो हमें एक असर्शन और साथ में एक रीज़न बताया जाता है, हमें ये देखना है कि क्या वो दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं, राइट हैं। अगर वो दोनों राइट हैं तो भी सही है, और अगर जो उसका रीज़न है वो अगर उसी स्टेटमेंट के बारे में ही हमें बता रहा है तो हमें अलग ऑप्शन चूज़ करना है। अगर वो उसके बारे में रॉन्ग बता रहा है तो हमें अलग ऑप्शन चूज़ करना है, या फिर उसके बारे में वो कुछ भी नहीं बता रहा उसके अकॉर्डिंग हमें चूज़ करना है। हम एक दो एग्जांपल्स करते हैं तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि हमारी सबसे पहली है असर्शन रीजन, मोलैरिटी ऑफ ए सोल्यूशन इन लिक्विड स्टेट चेंजेस विद द टेम्परेचर। मोलैरिटी सोल्यूशन की टेम्परेचर के साथ चेंज होती है, दिस इज़ राइट। सो असर्शन इज़ ए ट्रू स्टेटमेंट, करेक्ट। रीज़न क्या बताया गया है, कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चेंजेस विद चेंज इन द टेम्परेचर। तो यही तो रीज़न होता है, क्योंकि मोलैरिटी हमें हम क्या यूज़ करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स बाय द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम चेंज हो जाती है विद द टेम्परेचर, तो इसका मतलब क्या है कि मोलैरिटी भी चेंज होती है। तो असर्शन एंड रीज़न बोथ आर द करेक्ट एंड रीज़न इज़ द राइट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन। सो रीज़न इज़ ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द असर्शन, सो आवर आंसर इज़ 1। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो आपको आंसर में लिख देना है ऑप्शन नंबर 1 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो अगर हो सके तो ऑप्शन नंबर 1 के साथ आप एग्ज़ाम में ये वाली पूरी स्टेटमेंट भी साथ में उतार दें कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर द करेक्ट एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ताकि एग्जामिनर को आपके आंसर के बारे में अच्छे से जानकारी मिल जाए। ओके, सेकेंड रीड करते हैं, उसमें देखते हैं क्या बताया गया है और क्या हमें इसके बारे में जानकारी मिलती है। When methyl alcohol is added to water, boiling point of the water increases। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको चेक करना होगा कि क्या ऐसा होता है या फिर ये भी रोंग है। ठीक है, सो इसके बाद है कि when a volatile solute is added to a volatile solvent, elevation in boiling point is observed। ये तो रोंग है, क्योंकि ये सभी कुछ होता है जब हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं तो ही बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता है।
अब रह गई बात असर्शन की। असर्शन हमें सिर्फ यही चेक करना है कि वो राइट है या फिर रॉन्ग है। तो देखिए मिथाइल अल्कोहल में वाटर ऐड होकर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बोथ आर द वोलेटाइल, ठीक है, तो इसलिए वो इंक्रीज नहीं होने वाला। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों ही रॉन्ग स्टेटमेंट्स हैं, तो हमें दोनों का जो होगा यहाँ पर इनकरेक्ट वाला वो ऑप्शन देखते हैं, दैट इज़ द फोर्थ। assertion and reason both are the incorrect statements, therefore this is our answer for the 24th problem, that is fourth is the right answer। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट, when NaCl is added to water a depression in freezing point is observed। ये तो सही बात है क्योंकि ये तो एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। the lowering of vapor pressure of a solution causes the depression in freezing point। क्या ये सही है या फिर नहीं? तो ऐसा ही होता है, जब हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, जिसके कारण उसमें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये सभी कुछ हमें देखने को मिलता है। सो इसका मतलब दोनों ही राइट हैं, और जो रीज़न भी इसका राइट एक्सप्लेनेशन है, तो हमने जैसे कि ऊपर वाले में देखा था, तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा? 1 इज़ द राइट आंसर फॉर द 25th। तो इसका 1, इसका था 4th, इसका भी है 1st। ठीक है, ओके, तो आगे चलते हैं। व्हेन ए सॉल्यूशन इज सेपरेटेड फ्रॉम द प्योर सॉल्वेंट बाय सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, द सॉल्वेंट मोलिक्यूल्स पास थ्रू इट फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट साइड टू द सॉल्यूशन साइड। दिस इज राइट। ये मैंने आपको बताया था ऑस्मोसिस के साफ पानी से वो जाएगा खराब पानी की तरफ सॉल्वेंट के मोलिक्यूल्स यानी कि वाटर के मोलिक्यूल्स। डिफ्यूजन ऑफ सॉल्वेंट अक्कर्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन of higher concentrations a solution to the region of the low concentration solution। तो ये भी सही स्टेटमेंट है क्योंकि डिफ्यूज़न ऐसे ही होती है, ठीक है ना, बट ये इसका कोई भी रीज़न बिल्कुल नहीं है। मतलब ये हमारी असर्शन के बारे में हमें जानकारी बिल्कुल नहीं दे रहा। ये दोनों अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं जो कि अपनी जगह पर सही हैं। सो इसके लिए अब हमें यहाँ पर चेक करना होगा कोई ऐसा ऑप्शन है तो। सो इसको रीड करते हैं, बोथ आर द करेक्ट बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। सो इसका आंसर आ जाएगा सेकेंड वन। तो ऐसे हमें इस प्रॉब्लम को सोल्व करना है। कुछ और ऐसी प्रॉब्लम्स को रीड करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर है कि असर्शन, aquatic spaces आर मोर कंफर्टेबल इन द कोल्ड वाटर रेदर दैन इन द वार्म वाटर। सही है, क्योंकि कोल्ड वाटर में ऑक्सीजन का अमाउंट ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। डिफरेंट गैसेज हैव द डिफरेंट KH वैल्यूज़ एट द सेम टेम्परेचर। होता है, ठीक है ना, सभी की सोलिबिलिटी अलग होती है, तो ये भी सभी के लिए सेम होता है, के लिए अलग अलग होती हैं इसकी वैल्यूज़ KH की। तो इसका मतलब दोनों ही राइट स्टेटमेंट हैं, बट इसकी कोई भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन हमें नहीं यहाँ पर बताई गई है। तो बी आंसर होगा कि दोनों स्टेटमेंट्स तो सही हैं, बट जो रीज़न है वो असर्शन के बारे में कुछ नहीं एक्सप्लेन कर रहा। ठीक है, आगे है मोलैलिटी ऑफ ए सोल्यूशन इन द लिक्विड स्टेट चेंजेस विद द टेम्परेचर। दिस इज़ रॉन्ग वन। मैंने आपको बताया है कि मोलैरिटी चेंज करती है, नोट द मोलैलिटी। इसमें डिवाइड में मास लेते हैं हम सॉल्वेंट का। द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन चेंजेस विद द चेंज इन टेम्परेचर, ये वाला सही है। तो असर्शन होगी रॉन्ग और रीज़न होगा राइट। सो डी इज़ द आंसर। इसका बनेगा डी आंसर। ठीक है, इसका था बी आंसर। ओके, तो प्लीज़ साथ साथ में इनके रीजंस को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लें, तो आपको इस वीडियो को सुनने के बाद पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, 29th, ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यस, राइट है। ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी। दिस इज आल्सो राइट, क्योंकि यही एक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि मोलैरिटी पर डिपेंड करती है। सो बोथ आर राइट, बट इसका कोई भी रीज़न हमें ये इसका रीज़न ही हो जाएगा, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या होता है, जो कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। तो इसका मतलब ये असर्शन इसका रीज़न है। इसके बारे में रीज़न जो है वो हमें एक्सप्लेन कर रहा है। सो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, आखिरी है हमारी प्रॉब्लम कि एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट इज़ ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, राइट, और ये भी डिपेंड करती है मोलैरिटी पर। दिस इज़ रॉन्ग, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि बाकी सभी डिपेंड करती हैं मोलैलिटी पर। ओनली ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स अपॉन द मोलैरिटी, क्योंकि वहाँ पर वॉल्यूम्स को सोल्व कर पाना हमारे लिए ईजी रहता है। ठीक है, सो ये हो जाएगा कि असर्शन इज़ राइट बट रीज़न इज़ द रॉन्ग स्टेटमेंट। सो सी इज़ द राइट आंसर।
तो इसमें हमें सी भी मिल गया, भी मिल गया, डी भी मिल गया। तो ये आपकी हो जाएंगी 30 टॉप 30 प्रॉब्लम्स फ्रॉम द चैप्टर नंबर सोल्यूशन। आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छे से अंडरस्टैंड हुई होगी। अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसको आप लोगों ने ज़रूर शेयर करना है, ताकि सभी की ही इसमें जो है वो एग्ज़ामिनेशंस में आप लोगों की सभी की इस वीडियो के साथ वहाँ पर हेल्प हो सके। बाकी के सभी चैप्टर्स की वीडियोस के लिंक्स भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।